मियाँ सिंह एक मशहूर नाम जो गोल्डन टेम्पल में महाजाचक रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारे भूत पिशाचों को मारा है। आज के किस्से में उनका सामना एक इच्छाधारी नागिन से होता है, जो कि हवा की तरह तेज है, रूप बदलने में माहिर है और अपने असली रूप में 14 फुट की नागिन है। 6 घंटे की मुठभेड़ में दोनों बहुत बुरे से थक जाते हैं। क्या ये मियाँ सिंह की आखिरी जंग थी या फिर उस इच्छाधारी नागिन का अंत? हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो बंटवारे से पहले का किस्सा है। ये जो किस्सा है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मेरे जो परदादा जी थे ना, वो रावलपिंडी में रहते थे। रावलपिंडी में ना उनके गाँव के पास ही एक बहुत बड़ा गाँव था। उस गाँव में ना सब लोगों को एक ही सपना आता था। सब लोगों को ये सपना आता था कि वो नींद में चल रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं। जंगल में ना एक बहुत बड़ी गुफा है। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा सांप है जो कि उनको खा जाता है बेहोशी की हालत में। और हर हफ्ते ना उस गांव में से एक बंदा गायब होता जा रहा था। तो गांव वालों ने डिसाइड किया कि क्यों ना रात को पहरा दिया जाए। अब रात को जब भी पहरा देता था ना, जितने भी लोग रात को पहरा देते थे, सब लोगों को ना बहुत गहरी नींद आ जाती थी। सब लोग चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं सकते थे। और ना हर हफ्ते अभी सब लोग पहरा दे रहे हैं, रात को सो जाते हैं। हर हफ्ते अभी एक ना एक बंदा गायब हो रहा है। ये जो कहानी है अभी बंटवारे से पहले की कहानी है। उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी तो है नहीं थी, सीसीटीवी तो होते नहीं थे कि पता लगाया जाए कौन है क्या कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बंटवारे से पहले की कहानी है। उस टाइम पर तो सिर्फ भारत देश था, पाकिस्तान तो बना ही नहीं था। आज का जो ये गांव है ना, जो मैं गांव की बात कर रही हूँ, वो पाकिस्तान में स्थित है। तो लोग ना अभी बहुत डर जाते हैं, अंदर ही अंदर डर जाते हैं, सोचते कि क्या किया जाए, क्या उपाय निकाला जाए, इसका कुछ तो उपाय निकाला जाना चाहिए। तो गाँव वाले डिसाइड करते हैं क्यों ना पूजा पाठ करवाई जाए। अब गाँव में पूजा पाठ करवाई जाती है, फिर भी इस चीज का कोई असर नहीं होता। हर हफ्ते एक ना एक बंदा गायब तो होता ही होता है। तो गांव का जो सरपंच होता है ना, उसने मेरे परदादा जी का नाम सुना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे परदादा जी भूत प्रेत निकालते हैं, उनके मुंह से आग निकलती है। आजू बाजू के गांव में बहुत मेरे परदादा जी का नाम है, बहुत फेमस है इस बात के लिए कि मेरे परदादा जी की उनके मुंह से आग निकलती है, भूत प्रेत को निकालते हैं। तो उस सरपंच ने गाँव वालों को बोला कि क्यों ना मियाँ सिंह को बुलाया जाए। अब पूरा गाँव एग्री हो गया कि हाँ, मियाँ सिंह को बुलाते हैं। जैसे मेरे परदादा जी को बुलाया गया तो पूरे गाँव वालों ने उनको बताया। सबको एक ही सपना आता है कि हम लोग नींद में चल रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, जंगल में बहुत बड़ी गुफा है, गुफा के अंदर एक बहुत ही बड़ा सांप है जो कि हमको खा जाता है, हम बेहोशी की हालत में होते हैं, सांप हमको निगल जाता है। ऐसा सपना सुनकर ना मेरे परदादा जी बोलते हैं, वो जो सांप है ना, वो इच्छाधारी सांप है जो कि आपको ना हिप्नोटाइज करता है, क्योंकि जब वो आपको सच में खाए तो आपको लगे एक सपना है। तो गाँव का एक बंदा बोलता है कि क्या सांप भी इंसानों को खा सकते हैं? तो मेरे परदादा जी बोले हाँ, सांप खा सकते हैं। तो गांव का एक बंदा बोलता है, आप कैसे बोल सकते हैं कि इच्छाधारी नाग का ही काम है, वो सांप ही कैसे हो सकता है? तो मेरे परदादा जी बोले, जो हिप्नोटाइज करता है ना, वो इच्छाधारी नाग ही कर सकता है। और आपको नींद में क्या दिखाई देता है? तो बोले सांप। तो मेरे परदादा जी बोलते, जवाब आपके पास है, तो वो सांप ही है जो आपको हिप्नोटाइज कर रहा है और आपको खाता है। गाँव में एक न एक बंदा इसीलिए गायब हो रहा है। तो मेरे परदादा जी के साथ ना उनके कुछ साथी भी जाते हैं। तो मेरे परदादा जी ना गाँव वालों को बोलते हैं कि आज रात को ना मेरे जितने भी साथी हैं, वो तुम लोगों के गांव के आगे, तुम लोगों के घर के आगे ना वो लोग पहरा देंगे। मैं सबके ऊपर जाप कर दूंगा। मेरे साथियों के ऊपर उस नाग का कोई असर नहीं होगा, वो हिप्नोटाइज नहीं कर सकेगा मेरे साथियों को। आप लोग अपने घरों में सुरक्षित सोना। आज जो भी बंदे का नंबर आएगा ना, उस बंदे की जगह मैं वहां पर जाऊंगा। मेरे परदादा जी जंगल का रास्ता पूछ लेते हैं, गुफा का भी पूछ लेते हैं, कहाँ पर गुफा है, सब पूरा पता कर लेते हैं। मेरे परदादा जी अपने साथियों के ऊपर जप करते हैं। रात का टाइम आता है, ऐसे आधी रात को ना एक बंदा एक घर से निकलता है। वो पूरा बेहोशी की हालत में होता है, बस चुपचाप नींद में चलता ही जाता है। जैसे वो बंदा चलता जाता है ना, तो मेरे परदादा जी के जितने भी साथी होते हैं उस बंदे को पकड़ लेते हैं, उसको ना एक पेड़ के पास बांध देते हैं। अब उसकी जगह मेरे परदादा जी जाते हैं। मेरे परदादा जी जैसे ही जंगल में एंटर करते हैं ना, तो बहुत जोर से एक आंधी चलती है, इतनी मिट्टी उड़ती है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और वो जो आंधी है ना, हवा ऐसे जुप जुप करके मेरे परदादा जी के आजू बाजू घूम रही है। और उस हवा में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हवा में चल रहा है। मेरे दादाजी के आजू बाजू ना आगे पीछे कोई घूम रहा है। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं, लुका छुपी क्या खेल रहा है, हिम्मत है तो सामने आना। तो ऐसे जैसे मेरे अभी परदादा जी ने बोला ना, वो पूरी आंधी रुक गई।
पूरा जंगल सुनसान हो गया और दूर से ना एक बहुत बड़ा बैल, हट्टा कट्टा मोटा बड़े बड़े सींग वाला बैल ना भागकर मेरे परदादा जी की ओर आ रहा है। धप 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 करके वो भाग रहा है और मेरे परदादा जी की ओर भाग रहा है। तो मेरे परदादा जी फट देने अपनी तलवार निकालते हैं और तलवार निकालते हैं ना तो जो वो बैल है ना वो हवा में गायब हो जाता है। जैसे हवा में गायब होता है ना तो मेरे परदादा जी अब आजू बाजू पूरे जंगल में अपनी नज़र घुमाते हैं। जैसे जंगल में नज़र घुमाते हैं ना तो वहाँ पर ना जंगल में एक पेड़ पर ना उनको एक सांप दिखाई देता है जो कि ट्रांसपेरेंट सांप है। वो ऐसे करके मेरे परदादा जी को देख रहा है। मेरे परदादा जी को उसकी मुंडी दिखाई देती है। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं, मुझे भी पता है और तुझे भी पता है कि मैंने तुझे देख लिया है, तूने मुझे देख लिया है। हिम्मत है ना तो सामने आ। तो ऐसा बोलते हैं ना मेरे परदादा जैसे ऐसा बोलते हैं ना तो वो जो सांप है ना हवा में उड़कर एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर चला जाता है। जैसे दूसरे झाड़ पर चला जाता है ना कम से कम 100 मीटर की दूरी होगी। अब मेरे परदादा जी भागना स्टार्ट करते हैं। वो झाड़ के पास आते हैं तो वो जो नाग है ना वो सांप जो है ना वो दूसरे और एक झाड़ पर चला जाता है। तो मेरे परदादा जी फट से अपने मुंह से आग निकालते हैं। जैसे आग निकालते हैं वो पूरे झाड़ पर ना आग लग जाती है। आग लग जाती है, पूरे झाड़ से बड़ी बड़ी लपटें निकलने लग जाती है। तो पीछे से ना एक आवाज आती है, एक लड़की की आवाज आती है और बोलती ऐसा। मेरे दादाजी फट से टर्न करके देखते हैं एक 17-18 साल की लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है और जिसने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए हैं। मतलब वो जो लड़की है ना अधनंगी लड़की है। तो मेरे परदादा जी समझ आते हैं। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं, अच्छा तू इच्छाधारी नागिन है क्या? हाँ नागिन है तो वो बोलती है, देखो ना मेरे को कितना झटका लग गया है, मेरे को बहुत जलन हो रही है, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं, मैं तेरी ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतों में आने वाला नहीं हूँ। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ जो मैं तेरी ऐसी फालतू की अदाओं में आ जाऊंगा। आज तो तेरी मौत ना मेरे हाथों से पक्की है। तो वो जो औरत होती है ना वो औरत फट से ना अपना मुंह खोलती है, करके जोर से वो थूकती है और मेरे परदादा जी के ऊपर जहर फेंकती है। जैसे वो जहर फेंकती है ना तो मेरे परदादा जी ऐसे अब करके अपनी ढाल अपने आंखों पर लगा लेते हैं, पूरा अपना फेस कवर कर लेते हैं। आंखों पर ऐसे ढाल लगाई हुई है तो वो कंटिन्यू ना अभी 3-4 बार वो नागिन ना मेरे परदादा जी के ऊपर जहर फेंक रही है, थूक रही है, करके थूक रही है। मेरे परदादा जी वो ढाल हटाते नहीं है। जैसे अभी ऐसे करके ना मेरे परदादा जी ऐसे करके ढाल के नीचे से देख रहे हैं। जैसे नीचे से देखते हैं ना तो उसके पैर दिखाई देते हैं और ढाल कंटिन्यू उनके सर के पास ही है। तो वो क्या करते हैं, एक हाथ में डाल है, एक हाथ में उनकी तलवार है। जिस हाथ में तलवार है ना उसी हाथ में ढाल जिस हाथ में है उसी हाथ में तलवार लेते हैं। ऐसे फट से साफ करते हैं और पैरों के नीचे से ना वार करना स्टार्ट कर देते हैं। पैरों के नीचे से वार करना स्टार्ट करते हैं। वो जो नागिन है ना फिर से हवा में उड़ती है और एक पेड़ पे चढ़ जाती है। पेड़ पर चढ़ जाती है तो मेरे दादाजी बोलते हैं, आज तो तू मेरे हाथ से गई, तूने ना तेरा नंबर लिखवा लिया है। ऐसे बोलते हैं ना मेरे परदादा जी को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से ना नागिन की ओर भटते हैं मारने के लिए। वो नागिन को जैसे पेड़ से ऐसे अभी पेड़ पर मारते हैं ना ढाल फट से टूट जाती है। ढाल पेड़ की अभी टूट गई है तो जैसे पेड़ की ढाल टूटी ना तो वो नागिन क्या करती है, फट से दूसरे पेड़ में चली जाती है। जैसे दूसरे पेड़ में चली जाती है तो मेरे परदादा जी उस पेड़ के पास जाते हैं। तो वो नागिन क्या करती है, अभी अपना जो फेस है ना ऐसे करती है। अब उसको ना मतलब राइट के पेड़ में जाना है, वो राइट के पेड़ की साइड जंप करेगी। मेरे दादाजी राइट में जो पेड़ होता है उस पेड़ के पास फट से चौकन्ने हो जाते हैं जाने के लिए। वो क्या करती है, राइट के ऐसा करके ना फट से लेफ्ट के और पेड़ में चली जाती है। लेफ्ट के पेड़ पर जंप करके जैसे चली जाती है ना तो फट ऐसे फिर से उसने अपना पेड़ अभी फेस जो है ना लेफ्ट की ओर किया है। तो मेरे परदादा जी को लगता है कि अभी ये लेफ्ट में जंप करेगी, लेकिन वो क्या करती है, ऐसे फिर से टर्न करती है और राइट की साइड में राइट के पेड़ के ऊपर जंप कर लेती है। अब मेरे परदादा जी उसकी चाल समझ जाते हैं। मेरे परदादा जी कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। वो तलवार चलाना नहीं हटाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये इसका जो सामना है ना, इसकी ताकत का सामना मैं ऐसे कंटिन्यू तलवार चला के ही कर सकता हूँ। तो मेरे परदादा जी जैसे अभी वो क्या करती है, राइट में फिर से जंप करने लगती है ना तो मेरे परदादा जी जोर से तलवार चलाते हैं और उसको ना बहुत बुरे से तलवार लगती है। उसको बहुत गहरा जख्म हो जाता है, बहुत बुरे से कट पड़ता है। तो वो चीखती है और दूसरे झाड़ पर चली जाती है, आ करके चीख रही है। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं, चीखने से क्या है, अब देख मैं तेरा कैसे अंत करता हूँ।
तो ऐसा मेरे परदादा जी बोलते हैं। तो वो ना मेरे परदादा जी की ओर फिर से ऐसे गुस्से में देखती है, अपना चेहरा आगे करती है, करके ना ऐसे जीभ अजीब सी अपनी जीभ ऐसे ऐसे से करके मारती है। मेरे परदादा जी तलवार फिर से वार करते हैं। वो क्या करती है, राइट साइड में जंप करना स्टार्ट करती है। जैसे वो राइट साइड में जंप करना स्टार्ट करती है ना, तो मेरे दादाजी धार देने तलवार मारते हैं और उसकी पूंछ को काट डालते हैं। उसकी पूंछ फट देने नीचे गिरती है और जो नागिन होती है वो भी धार देने नीचे गिर जाती है। धार देने नीचे गिरती है ना, तो ऐसे ऐसे तड़पती है, बहुत बुरे से तड़पना स्टार्ट कर देती है। तो वो अपना ऐसा रूप धारण कर लेती है जैसे यहाँ से यहाँ तक का पार्ट उसका इंसान का है, बाकी जो उसका पार्ट है ना वो नागिन का है। अब उसने ऐसा रूप धारण कर लिया और उसके ऊपर ना बहुत तरह के डायमंड्स जड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार के डायमंड जड़े हुए हैं। तो वो नागिन है ना, वो नागिन मेरे परदादा जी को बोलती है, मैं तुझे इतनी धन दौलत दूंगी कि तेरी 1000 पीढ़ियां बैठ के ऐश करेंगी, तू मेरे को छोड़ दे। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं, अगर मुझे धन दौलत का इतना ही लालच होता ना तो मैं सेवका ही नहीं करता। मेरे सर पर परमेश्वर का हाथ है जिसने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। तूने इंसानों को खाकर बहुत बड़ी भूल की है, आज तेरा अंत होगा ही होगा। ऐसा बोलते हैं ना, तो वो नागिन फिर से मेरे परदादा जी के ऊपर ना जहर फेंकना स्टार्ट करती है। मेरे परदादा जी ढाल फिर से आगे कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, मेरे परदादा जी ऐसे ढाल आगे की हुई है ना, तो मेरे परदादा जी ढाल ऐसे आगे करते करते भाग रहे हैं। उनके हाथ में ना तलवार है। जैसे भागते हैं ना तो उनके हाथ में तलवार है, वो ऊपर हवा में उछल कर करना उस नागिन के जो धड़ के ऊपर है ना, धड़ के ऊपर तलवार जोर से मारते हैं और उसके पूरे 3 टुकड़े कर देते हैं। ऐसे ऐसे हवा में चलाते हैं और हवा में चलाने के बाद ना उसके जैसे 3 टुकड़े हो जाते हैं, उसके धड़ में वो तलवार डाल देते हैं ताकि वो हिल ना सके। अब वो जो नागिन है ना ऐसे ऐसे तड़प रही है, तो मेरे परदादा जी क्या करते हैं, उसकी जो मुंडी होती है ना, उसकी मुंडी पर अपना पैर रख लेते हैं। जैसे अपना पैर रखते हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे अभी तड़प रही है। तो उसका अभी 14 फुट का जो सांप है, इतना मोटा इतना विशाल सांप होगा, तो सोचो उसका फेस कितना बड़ा होगा। तो जो मेरे परदादा जी है ना, उसकी मुंडी पर, उसके सर पर अपना पैर रखा हुआ है, वो हिला ही नहीं रहे हैं। वो नागिन पूरी कोशिश कर रही है कि मैं हिलाऊं, यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मेरे परदादा जी ने ना अपनी तलवार उसके अंदर घुसा के रखी थी और उसके सर पर अपना पैर रखा हुआ था ताकि वो हिल ना सके। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं, आ जाओ। ऐसा मेरे परदादा जी जैसे आवाज देते हैं ना, तो सब लोग क्या करते हैं, गांव के लोग छुपे हुए होते हैं, सब लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी अभी मशालों को आग लगाते हैं और फटाफट आगे आते हैं। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं, उस नागिन को बोलते हैं, तूने तो इन लोगों के साथ बहुत लुका छुपी खेल ली है ना, देख आज मैं इन्हीं लोगों के हाथों से तेरा अंत करवाऊंगा। तो मेरे परदादा जी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना, वहाँ पर जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि तुम लोगों में जितने भी वीर लोग हैं ना, कम से कम 15-20 आगे आ जाओ और एक बड़ा सा पत्थर उठाना, बहुत बड़ा विशाल पत्थर उठाकर लेकर आओ और इस नागिन के सर के ऊपर मार डालो। तो सब लोग बोलते हैं बड़ा पत्थर, बोले हाँ मैंने जैसा बोला ना वैसा ही लेकर आओ। अब सब लोग ना फटाफट बड़ा सा एक पत्थर लेकर आते हैं। सब लोगों के हाथों में पत्थर है, कम से कम 15-20 लोगों ने उस पत्थर को उठाया हुआ है। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं इसके सर पर मारो। तो वो बोलते हैं आपका पैर। मेरे परदादा जी बोले जितना बोला उतना करो ना, तुम लोग छोड़ो इस पत्थर को, इसके सर पर छोड़ो। तो जैसे वो पत्थर छोड़ते ना, मेरे परदादा जी फट से अपना पैर पीछे कर लेते हैं और उस सांप के सर पर धार देने वो पत्थर फेंक देते हैं। अब जो वो इच्छाधारी नागिन होती है ना, उसका पूरा सर कुचला जाता है, पूरा एकदम पूरा ब्लडी ब्लड, पूरा खून ही खून चारों ओर फैल जाता है। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं अब डरने की कोई बात नहीं है, अब ये नागिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, पूरा आपका गांव सुरक्षित है। तो सब लोग मेरे परदादा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फाइनली अब मेरे परदादा जी उस गांव से आ जाते हैं। उस गांव में फिर से कभी इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं होती है। तो ये जो किस्सा था, मेरे परदादा जी का जो किस्सा था, वो मेरे दादाजी ने मुझे बताया, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। आप मोरल ऑफ द स्टोरी पर कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। रंग भी बदले ढंग भी बदले, रूप बदलती नागिन, मियाँ सिंह आ चुके हैं, अब से उल्टी गिनती गिन।